सभी साथियों को आज निराला की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब शुभकामनाएँ देते हैं। अब आपको पता ही है कि पुलिया प्रसंग का कल हम लोग इसी जगह पर एक वार्षिक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। उसके ठीक एक दिन पहले आज के दिन यानी 15 अक्टूबर को पुलिया प्रसंग के साथियों के द्वारा निराला की स्मृति में जो छोटी सी परिचर्चा रखी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निराला और नवाचार विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में अभी आपने आज के प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव को सुना। उसके साथ ही यहाँ उपस्थित पुलिया प्रसंग के जितने भी सदस्य साथी शिक्षक और छात्र यहाँ मौजूद रहे, सब ने अपनी अपनी बातें की। देखिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और निराला को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, होती रहेंगी। निराला इतने ज्ञान विपुल और बृहद भाव संपन्न रचनाकार हैं, उन पर जितनी ही बातचीत की जाए, जितनी बार बोला जाए उतना ही कम है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में उतना नवाचारी व्यक्ति तो निराला के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। और जब हम लोग उनके नवाचारी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो पहली बात ये कि जितने वह स्वच्छंद रचनाकार हैं आधुनिक साहित्य के, उतने ही कह सकते हैं कि सप्राण वेगवान रचनाकार भी हैं। अर्थात सप्राणता और स्वच्छंदता, यह दो ऐसे मूल्य हैं जो निराला को नवाचारी बनाते हैं, उनको नवता से जोड़ते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आधुनिक भावबोध के भीतर आधुनिक चेतना संपन्न विलक्षण कवि निराला हैं, तो आपको सुन करके एक थोड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन वो बात अगर सोचिए तो आधुनिकता के भीतर की जो आधुनिकता है, यानी आधुनिकता एक जो भावबोध रही जो 200-250 साल पहले उनके आई थी, उसके भीतर की जो आधुनिकता थी, यानी उसके भीतर की जो अग्रगामी चेतना थी, जो अग्रगामी मूल्य थे, उसको संबोधित करने वाले निराला कुछ एक रचनाकारों में हमारे बीच मौजूद थे। और यही कारण है कि वहाँ से लेकर के आज तक निराला की बार बार व्याख्या होती है, बार बार उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। अगर इस संदर्भ को मैं थोड़ा सा और थियराइज करूं, और जैसा मैंने कहा कि बहुत लंबा हम लोगों को नहीं बोलना है, 10 से 12 मिनट अपनी बात समाप्त करनी है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि निराला उद्वेलित आत्मविश्वास के विलक्षण रचनाकार थे। और जब मैं उद्वेलित आत्मविश्वास कहता हूँ तो समझिए इसमें दो शब्द हैं, उनका उद्वेलन उतना उनका आत्मविश्वास। आप ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास तो हर कवि में होता है, होना ही चाहिए, जितने श्रेष्ठ कवि हैं उनमें सब में होता है। लेकिन जब मैं उद्वेलित आत्मविश्वास कहता हूँ तो दो बातें मैं ध्यान देना चाहता हूँ। एक तो उनकी सामाजिक संबद्धता और दूसरी ज्ञानबद्ध मुक्ति। अर्थात उद्वेलित, जब हम उनके आत्मविश्वास की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी जो ज्ञानबद्ध मुक्ति होती है, वो ज्ञानबद्ध मुक्ति यानी उनका जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वह मनुष्य को मुक्त करता है और मनुष्य की मुक्ति की दिशा में हर रचना में वह कुछ न कुछ करने की वो कोशिश करते हैं। सामाजिक संबद्धता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उद्वेलन उनको समाज से मिलता है। तो निराला के आत्मविश्वास का जो उद्वेलन पक्ष है वह उनकी सामाजिकता और ज्ञानबद्धता से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। आप सब चर्चा में यह बात आई, आप सब जानते ही हैं कि निराला ने भाषा के स्तर पर छंदों को तोड़ा, भाषा को तोड़ा,
और आधुनिकता के स्तर पर उन्होंने श्रम की संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण बनाया और ये दोनों आधुनिकता के मूल टूल्स थे, मूल औजार थे। लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित पुलिया प्रसंग के साथियों को या इसके माध्यम से जो भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं उनको मैं कुछ अलग उनके बारे में कुछ अलग बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो कम लोगों तक पहुँचती हैं। और मुझे लगता है कि पुलिया प्रसंग की नवाचारिता का भी यही एक प्रमुख आधार है। कुछ बातों को मतलब जो बातें दबी छुपी उनको थोड़ा नए ढंग से बताया जाए, कहा जाए। 3 बातों पर मैं उनके नवाचारी होने की बातें करूँगा और उनके कह सकते हैं कि उनकी पांडित्य और प्रतिभा यानी निराला पांडित्य और प्रतिभा के सहमेल से जो बन जाते हैं या जो बनते हुए दिखाई देते हैं वो अद्भुत है। पांडित्य का मतलब परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ जो है। और जब हम प्रतिभा की बात करते हैं तो उसके प्रवाह के भीतर उठने वाली तरंगों की बात करते हैं। यानी परंपरा के भीतर जो तरंगे दिखाई देती हैं, उनकी ज्ञानबद्ध परंपरा के भीतर जो उठती हुई तरंगे दिखाई देती हैं, उनकी नवाचारिता की वही आधार है और उन्हीं आधारों की व्याख्या हम लोग करते हैं। यहाँ केवल साहित्य के सृजन में ही नवाचारी नहीं थे, निराला अपनी संप्रेषण और अभिव्यक्ति सामर्थ्य में भी उतरे नवाचारी हैं। यानी संवाद में भी और साहित्य में भी निराला एक विलक्षण नवाचारी नवताबद्ध पुरुष थे। मैं यह कहना चाहता हूँ, लेखक थे। जैसे मैं अभिव्यक्ति की बात कहना चाहिए कि देखिए लेखन तो आपके सामने रिकॉर्ड है। जब आप बोलते हैं, जब आप कोई बात संप्रेषित करते हैं तब पता चलता है कि अपने लेखन के प्रति खुद भी आप कितने प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि लिख करके आप जो है केवल साहित्य का अंबार, साहित्य का अपना घर भरते जाइए, बात उतनी नहीं है। उस लेखन को सामाजिकता का कैसा संदर्भ देते हैं वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य से पता चलता है। और निराला इस मामले में बिल्कुल विरल और विलक्षण है। अपने युग में भी और आज तक निराला की ये स्थिति आती है। जैसा कि विंध्याचल ने बिल्कुल कहा कि उनकी जो कबीरी चेतना है, उसके पीछे जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, उसके पीछे जो प्रतिरोध की परंपरा है, उस पर बहुत सारी अकादमिक जगत में बातें होती रही हैं। उन पर मैं आज चर्चा नहीं करूँगा। 3 बातों का जिक्र मैं करूँगा। पहला चरखा को लेकर के, दूसरा जो 26 में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिवाद किया था चरखे की स्थापना को लेकर के, 1928 में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में उन्होंने रहस्यवाद पर भाषण दिया था, और तीसरा 1938 में जो प्रांतीय साहित्य के अधिवेशन फैज़ाबाद में, यानी प्रांतीय साहित्य अधिवेशन फैज़ाबाद में जो उन्होंने आचार्य शुक्ल के समर्थन में बात की। ये तीनों उनके व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं और तीनों में उनके नवाचारी व्यक्तित्व के बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे अक्ष छुपे हुए हैं। यह बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि चरखा को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी पर आपत्ति दर्ज, गांधी जी से असहमति व्यक्त की। उसका आधार था, तो कहा कि चरखा असल में एक छत्ते जैसा है, एक छत्ते जैसा है और एक छत्ते के भीतर कोई नया विकास हो नहीं सकता। और दूसरी बात कहा उन्होंने, ये संघबद्ध है। यानी दोनों आरोप लगाया गांधी के चरखा पर कि एक छत्ते के नीचे, अब चरखा का मतलब आप चरखा काटते रहिए, तो एक छत्ते के नीचे जैसे मान लीजिए कि आप मुक्त तो भाई पूजा प्रसंग है, मुक्ताकाशी मंच है, तो एक घर के भीतर आप सबको कैद कर दीजिए और चरखा काटते रहिए और सामाजिक परिवर्तन की बातें करते रहिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो कहा एक दूसरा है संघबद्धता का मतलब, कि संघबद्धता का मतलब क्या हुआ कि समूह में आप काम करते रहिए, उसमें व्यक्तित्व, उसमें बात क्या है, आरोप क्या लगा कि कहा कि गांधी का चरखा स्वाधीनता की श्रृंखला को आगे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इसमें वैयक्तिक सौंदर्य या वैयक्तिकता के लिए कोई जगह नहीं है, ये आरोप लगाया। निराला ने, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत भारी प्रशंसक थे, निराला ने कहा नहीं गुरुदेव आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत है। चरखा समष्टिगत चेतना का प्रतीक है। उस सामूहिक कर्म के भीतर मनुष्य की वैयक्तिक मुक्ति और आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक है चरखा। आप कैसे इस बात को आरोपित कर सकते हैं? आप देखिए, लिख करके बताया
कविता के माध्यम से बताया और कहा कि गांधी बहुत महान है। गांधी ने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन निराला ने कहा कि गांधी अपनी विनम्रता में गुरुदेव का वैसा प्रत्यावाद नहीं कर सकते जैसा मैं कर रहा हूँ। ये निराला का तेवर था, ये उनका नवाचारिता थी कि अपने श्रद्धेय के प्रति भी वो खड्डहस्त हो गए। कहा जो आप गलत हैं तो गलत है, चरखे को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते। चरखा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और चरखा कबीरी परंपरा से चला आता है, उसका प्रतीक है। आप कबीर को पसंद करते हैं और चरखे को नापसंद करते हैं, ये कैसे संभव है? सूत काटने की परंपरा तो हमारे यहाँ तो पुरानी ज़माने से कोई गांधी ने उसमें नया प्राण फूका था, लेकिन सूत काटने की परंपरा हमारे पुरानी थी। तो ये बात मैं पुलिया प्रसंग के साथियों के माध्यम से यह आप सबको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात रोचक है, जिस हिंदी विभाग में आप सब शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं, काम करते हैं, उस हिंदी विभाग के रोचक प्रसंग है 1928 का, और यही शरद ऋतु का मौसम था। हुआ ऐसा कि निराला के रहस्यवाद को लेकर के, निराला के छायावाद को लेकर के या निराला की कविताओं को लेकर के आचार्य शुक्ल बहुत कुपित थे। उस समय यहाँ के अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास, जो 1928 का समय है। शुक्ल जी अक्सर टिप्पणियाँ करते थे। उसके पहले शुक्ल जी ने बहुत तर्क टिप्पणी की थी कि शिक्षा की सुभिक्षा न पाई कभी एक कण, भाषा है न भाव है, भूत नहीं भापने को मन, भूत नहीं भापने को मन, शिक्षा की सुभिक्षा कभी पाई नहीं एक कण। यानी कि आचार्य शुक्ल जो है निराला पर आरोप लगाते हैं, तीखा आरोप, कि उनके यहाँ भाषा नहीं है, उनके यहाँ भाव नहीं है, भूति माने वर्तमान की समझ नहीं है, और शिक्षा तो उनके पास है ही नहीं, माने बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं है। निराला जब यहाँ आए तो निराला तलाश रहे थे, क्योंकि निराला को ये बात बहुत विचलित करती थी। तो नंद दुलारी वाजपेयी वहाँ यमए के छात्र थे, आप ही जैसे यमए के छात्र थे, और उस समय साहित्य परिषद के उप सभापति थे ये नंद दुलारी वाजपेयी, जिसके सभापति थे हरिलोक जी, और उसके सचिव थे सोहन लाल द्विवेदी। ये आप लोगों में से कम लोग जानते होंगे कि सोहन लाल द्विवेदी यही के छात्र थे, उसके वह सचिव थे। इन तीनों ने मिलकर के और नंद दुलारी वाजपेयी के नेतृत्व में तय किया कि प्रयाग से निराला को बुलाया जाए, और वो निराला आए, आर्य भवन में ठहरे, जयशंकर प्रसाद से उनकी मुलाकात होती है, और वे सभा में यानी हिंदी भवन में आते हैं, आपके हिंदी भवन में आते हैं, और रहस्यवाद पर वो भाषण देते हैं। अब उनकी इच्छा थी कि आचार्य शुक्ल के सामने बैठ करके मैं सुनाऊं, उसका जवाब दूं, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हिंदी भवन में तो आचार्य शुक्ल गायब थे। आचार्य शुक्ल हमारे गुस्से के आए ही नहीं, कहा कि मैं निराला को सुनने वहाँ थोड़ी आऊँगा। अध्यक्षता फिर हरियोज जी, बड़े कवि थे, प्रिय प्रवास के रचनाकार थे, तो अध्यक्षता हरियोज जी से कराई गई, और संचालन और नंद दुलारी वाजपेयी अपना कर रहे थे। लोग छात्र बहुत भरे हुए थे, खूब सुन रहे थे निराला को, और काफ़ी चर्चा शहर में निराला आए हुए हैं। तो निराला ने बोलते बोलते ये कहा कि तीसरे दर्जे का विद्यार्थी रहस्यवाद को क्या समझेगा। उनकी टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे थी, और तीसरे दर्जे का मतलब हुआ कि वो इंटरमीडिएट फेल थे, मैंने पास हाई स्कूल पास थे, क्यों ऐसे समझिए, इंटरमीडिएट उन्होंने पास किया ही नहीं। तो ये चीज़ें क्योंकि जब उसके पहले गुस्सा थी कि ऐसा है कि शिक्षा की सुभिक्षा कभी पाई नहीं एक कण। अब निराला इस बात को, निराला ने उसका जवाब दिया कि निराला ने रहस्यवाद के नवाचारी पक्ष पर जबरदस्त व्याख्यान दिया। आपके हिंदी विभाग में जो शताब्दी पूरा करके 2 साल आगे बढ़ चुका है, उस विभाग में निराला ने रहस्यवाद पर रोचक और शानदार व्याख्यान दिया, और कहा कि आचार्य शुक्ल जैसे लेखक रहस्यवाद या छायावाद को कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि वह उनकी सीमा है। उन्होंने कहा कि कबीर अगर लिख रहे थे, अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर छायावाद लिख रहा है, तो लेखक के लिए रहस्य कुछ भी नहीं। क्योंकि वह अपने भाव के आलंबन को ठीक ठीक समझ रहा है। रहस्य तो उसके लिए जो समझ नहीं रहा है, और आप अपनी समझ को समाज पर आरोपित करके कविता को अक्षम सिद्ध कर देंगे, यह कैसे स्वीकार्य होगा। और कहा कि रहस्यवाद छायावाद भी उतना ही मूर्त है जितना अन्य साहित्य मूर्त है।
छायावाद में वैसे ही परिवर्तन की संभावना है, वैसा ही परिवर्तन हो रहा है जैसे अन्य साहित्य में परिवर्तन संभावना है, लेकिन आपको अपनी समझ को विस्तार देना होगा। उसे केवल रहस्यवाद कह करके आप खारिज नहीं कर सकते। ये निराला की जो नवाचारिता, उनकी नवता, उनकी पुनर्नवता और उनकी जो विलक्षणता थी, इसका प्रतीक है। आप सोच सकते हैं कि आचार्य शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य शुक्ल कितने प्रतापी व्यक्ति उस समय थे, जिनका डंका आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़ करके हम हिंदी आलोचना में एक शब्द आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे उनसे संवाद करें, चाहे प्रतिवाद करें, जो भी करें, लेकिन पक्ष भी निर्मित उन्हीं से होगा, विपक्ष भी उन्हीं से निर्मित होगा। ये आज तक की स्थिति यही है। तो ऐसे आदमी के विभाग में घुस करके, क्योंकि निराला के कवि की जो स्वच्छंदता थी, जो सब प्राणता थी, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वच्छंदता और सब प्राणता के बहुत बड़े अभिनिवेश के रचनाकार थे। उसमें उनका अभिनिवेश था, उसमें काफ़ी भीतर। और यहाँ पर जब हम कहते हैं भूति की बातें, तो मैं तो कहता हूँ कि भूति और संभूति दोनों की विलक्षण विभूति थे निराला। भूति माने वर्तमान, संभूति माने आने वाला, संभूति माने जो आने वाला है, आगे का है। तो भूति और संभूति दोनों की विलक्षण विभूति थे छायावाद के अंतर्गत हमारे निराला। उस निराला के तीसरे पक्ष पर मैं आप लोगों से संक्षेप में बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। और वह तीसरा पक्ष है 1938 का है, जब प्रांतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन फैजाबाद में हो रहा था। याद रखिए, निराला ने प्रतिवाद तो किया, लेकिन शुक्ल जी के महत्व को कभी कमतर नहीं आता इस विवाद में। उन्होंने कहा कि ठीक है, छायावाद से उनकी चिढ़ हो सकती है, कुछ उनकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कहा कि इतना महान रचनाकार, इतनी महान आलोचक तो हिंदी जगत में कोई दूसरा है नहीं। इसका उदाहरण मैं आप नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ। जब देखिए, प्रतिवाद, श्रद्धे के प्रति प्रतिवाद, श्रद्धे का प्रतिवाद और श्रद्धे के प्रति श्रद्धावनत होना, दोनों एक व्यक्ति से कैसे सीख सकते हैं। और यह तभी हो सकता है जब रचनाकार तपस्वी हो, तेजस्वी हो, पांडित्य और परंपरा के सहमेल से उसका व्यक्तित्व रचा गया हो। ऐसे नहीं हो सकता। उच्छृंखल व्यक्ति तो आलोचना भी ठीक से नहीं करेगा और श्रद्धा की तो बातें छोड़ेगा। वह आपसे प्रतिवाद भी ठीक, आपका प्रतिपक्ष भी ठीक से नहीं करेगा। ये तो महान रचनाकार, क्योंकि महान रचनाकार का प्रतिपक्ष बन करके भी आप अपना एक पक्ष निर्मित कर पाते हैं। निराला उस तरह की। खैर, वो एक बड़ा प्रसंग, उसको बहुत लंबी चर्चा फिर कभी लोग करेंगे। तो फैजाबाद में क्या हुआ कि वो था, वहाँ वर्चस्व किसका था? पुरुषोत्तम दास टंडन का, संपूर्णानंद का और आचार्य नरेंद्र देव का। ये तीनों लोग वहाँ पर यशस्वी रूप में गए थे। तीनों साहित्यिक कम राजनीतिक ज़्यादा थे। और निराला पुरुषोत्तम दास टंडन के व्याख्यान का प्रतिवाद करते हैं मंच से। निराला पुरुषोत्तम दास टंडन एक सत्र में, उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे और कह रहे थे कि साहित्य राजनीति के पीछे चलना चाहिए, चलने वाली विधा है। याद रखिए इस बात को, साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली विधा है। और पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके यश को, वैभव को विस्तार देने वाला कौन आदमी था? वहाँ पर संपूर्णानंद थे, दूसरे विद्वान आचार्य नरेंद्र जी, जिनका फैजाबाद में बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल था, नियंत्रण था। और आप जानते हैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम से यहाँ बना हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और काशी विद्यापीठ से भी जुड़े हुए थे। तो खैर, खड़ा होते हैं, ये देखें नवाचारिता, ये जो पुनर्नवता किया, खड़ा होते हैं, कहा कि मान्यवर आप गलत बोल रहे हैं, राजनीति को साहित्य के पीछे पीछे चलना चाहिए। और दुनिया में अगर कोई विधा है तो साहित्य है, जिसने राजनीति को रास्ता दिखाया। अगर राजनीति साहित्य का अनुगमन करती चलेगी तो राजनीति में किसी प्रकार की जड़ता नहीं होगी, वह कुआं नहीं बनेगी, वो सरोवर नहीं बनेगी, वो प्रवाह प्रवण होगी राजनीति। आज की राजनीति प्रवाह प्रवण इसलिए नहीं हो पा रही, वो सड़ रही है, क्योंकि वह साहित्य को दरकिनार कर रही है। और आप उसके एक बेहद प्रासंगिक उदाहरण हैं। सभा में हल्ला मचा, निराला को देखे हट कौन आदमी काम सारी। खैर, निराला का भाव बढ़ गया, सभा समाप्त हुई। निराला ने, आप सोचिए कि आप देखिए कि उसके ठीक पहले प्रेमचंद यही बात कह चुके थे
1936 में, और 1938 में निराला ने प्रेमचंद की परंपरा को, प्रेमचंद की नवाचारी परंपरा को विस्तार दिया। साहित्य कैसे आगे जाता है? कहा कि साहित्य की उपेक्षा ही आप लोगों के पतन का आधार बन रही है। साहित्य से अपेक्षा कीजिए, राजनीति जो है संदर्भ बहुल हो जाएगी और शिष्ट हो जाएगी और अग्रगामी हो जाएगी। अगले दिन निराला आए, उनको भाषण देना था, तहलका मचा हुआ था तमाम साल की। निराला ने लिखा एक जगह कि वहाँ पहुँचा तो देखा कि आचार्य शुक्ल का कोई नाम नहीं ले रहा था और वहाँ पर नरेंद्र देव संचालन कर रहे थे और संपूर्णानंद पुरुषोत्तम दास टंडन की जय जय हो रही थी। तो कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैं आचार्य शुक्ल के समर्थन में जब मैं बोलना शुरू किया तो आचार्य शुक्ल के महिमा के समर्थन में मैंने अपना वक्तव्य दिया और कहा वहाँ पर कि यहाँ आचार्य शुक्ल बैठे हुए हैं, मुझे अगर कोई गौरव यहाँ पर वक्तव्य देने का है तो केवल इस नाते कि आचार्य शुक्ल जैसी महान साहित्यिक हैसियत यहाँ बैठी हुई है, जिसके सामने जिसको सुन करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कहा कि निराला का अगर और आचार्य शुक्ल का अगर अपमान हो रहा है तो ये समस्त हिंदी जगत का अपमान है, समस्त साहित्यिक जगत का अपमान है। तो ये जो व्यक्तित्व की विलक्षणता है, ये सब सारी चीज़ों से किसी व्यक्तित्व की नवाचारिता, उसकी नवता, उसकी पुनर्नवता का आधार बनता है। निराला हमारे बीच ऐसे ही कवि थे। बाकी तो चीज़ें आप सब जानते ही हैं, उन्होंने गद्य में, पद्य में, जिससे समाभ्यस्त सब कुछ किया उन्होंने। महामारी का मैंने आपको बताया है, दीनाचंद ने सही कहा कि अलका जैसे उपन्यास में उस समय की स्पेनिश फ्लू की महामारी का जैसा हृदय विदारक मार्मिक चित्रण किया है, वैसा उस समय में किसी ने नहीं किया। कविता में भी उनके उस समय की महामारी का, इसका यहाँ अवसर नहीं है। तो कुल मिला करके इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम सब प्रिया प्रसन्न के साथ ही सामूहिक रूप से निराला के स्मृति को प्रणाम करते हैं। हमारे छात्र, हमारे शिक्षकों ने आज इस अवसर पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और आप समझिए कि निराला की यह नवाचारिता आपके भीतर नए संवेदन तंत्र का संचार करें और आप उसी नवाचारिता के साथ आगे बढ़ें, इस समाज में, इस संस्कृति में और इस साहित्य में कुछ जोड़ सकें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।